गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 26 फरवरी 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला है व्हाट इज कोवैक्स। हमने कल कोवैक्स को पढ़ा था, उसमें कुछ नया उसे हम देखेंगे। नेक्स्ट है इनलैंड वाटरवेज। नेक्स्ट न्यू गाइडलाइन फॉर सोशल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म। इसके बाद है इंडिया पाक रिलेशन और सबसे अंतिम टॉपिक हो वाथी मैट्रिक के बारे में, और उसके बाद हम क्वेश्चन सेशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो जो कोवैक्स है वो क्या है। कल हमने पढ़ा था कि घाना जो है इस इनिशिएटिव के तहत वैक्सीन को प्राप्त करने वाला कोविड-19 का वैक्सीन, तो पहला देश बना कौन? घाना। इस कोवैक्स के तहत घाना को अगले कुछ माह में लगभग 6 लाख जो है टीके प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत ये जो टीका दिया जा रहा है उसका नाम क्या है? एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसे भारत में आप कोविशील्ड के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो है इसे ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। इसी महीने WHO के द्वारा इस टीके को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग का दर्जा भी दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। इसे दोनों ने बनाया मिलकर, कौन कौन? ऑक्सफोर्ड और SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके तहत यानी कोवैक्स जो प्रोग्राम है, इसके तहत इस वर्ष के अंत तक लगभग 2 बिलियन जो डोजेज हैं कोविड-19 का वो प्रदान किया जाएगा जो गरीब राष्ट्र हैं उन्हें। तो हम जानते हैं कोवैक्स क्या है। देखिए, कोवैक्स जो है एक प्रोग्राम है किसका? वैक्सीन अलायंस यानी कि गावी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, कोलिजन ऑफ फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन यानी कि सेपी, यूनिसेफ, इसके अलावा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर यानी टीका के निर्माणकर्ता और वर्ल्ड बैंक। तो इन सब के द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? कोवैक्स की। इसका उद्देश्य है कि जो 20% है पॉपुलेशन, जो कि 92 एडवांस मार्केट कमिटमेंट के अंतर्गत आते हैं, उन्हें यह टीका प्रदान करना। यानी कि ये जो टीका है यह निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। ये जो 92 एडवांस मार्केट कमिटमेंट कंट्रीज आते हैं, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? जिनका ये देखिए आप, ग्रॉस नेशनल इनकम जो होता है $4,000 से कम होता है, यानी कि ये जो गरीब राष्ट्र होते हैं उन्हें इसके तहत प्रदान किया जाएगा। दरअसल जो एडवांस मार्केट कमिटमेंट AMC होता यह है कि मान लीजिए कि कोई आपदा आ गई या फिर पैंडेमिक जैसा कि कोविड-19 के समय आया, तो जो अमीर राष्ट्र होते हैं वो तो टीके का वहन कर सकते हैं, वह खरीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब राष्ट्र होते हैं वो ना तो तकनीक पर अपना खर्च कर सकते हैं, ना ही टीके पे उतना पैसा लगा सकते हैं। इसीलिए जो कुछ संगठन है उन्होंने मिल करके AMC को बनाया। आगे हम देखेंगे AMC को, ताकि जो भविष्य में टीके बनाए जाए या कोई दवाई बनाई जाए तो उसे ये जो गरीब राष्ट्र होते हैं उन्हें प्रदान किया जाए। तो उन्हीं गरीब राष्ट्रों का नाम रखा गया एडवांस मार्केट कमिटमेंट। तो आप समझ में गए। तो इनके तहत लगभग 92 देश अभी शामिल होते हैं। ये जो क्राइटेरिया है, क्या है क्राइटेरिया? कि उनका जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो कितना होना चाहिए? $4,000 से कम होनी चाहिए पर कैपिटा। यानी प्रति व्यक्ति जो ग्रॉस नेशनल इनकम होती है कितना? $4,000 से कम होना चाहिए। और दूसरा, वह वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के तहत लोन प्राप्त करने के हकदार हो, यानी कि एलिजिबल हो। तो आप समझ गए AMC क्या है। देखिए, जैसे कि वो बताया, ये जो कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं या टीके बनाए जाती हैं तो उसे गरीब राष्ट्रों को प्रदान किया जाता है। जो पहला AMC बनाया गया था वर्ष 2007 में, ये देखिए घोषणा किया गया था 5 देशों के द्वारा, और एक संगठन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये कौन कौन से देश है? कनाडा, इटली, नॉर्वे, रशिया और यूनाइटेड किंगडम एवं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2030 तक 60 मिलियन जो बच्चे जिनकी मौत टीके के कारण या दवाई के कारण हो जाती है, उन्हें रोकना था। तो पहला आपको AMC जो बनाया गया था, अनाउंस किया गया था
वर्ष 2007 में। कौन कौन से देश हैं और कौन सा संगठन इसमें है, तो आप याद रखिएगा। तो आप एएमसी समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन। हमने अभी जो कोवैक्स पढ़ा उसमें अपने गावी का नाम सुना होगा। तो एक गावी क्या है, जैसा आपने सुना होगा डिप्थीरिया आगे जो भी टीके वगैरह दिए जाते हैं, तो गरीब राष्ट्रों को प्रदान करने के लिए इस गावी को बनाया गया था। गावी यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ये जो है पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है, यानी कि सरकार और निजी कंपनियों के द्वारा किया गया एक समझौता है गावी, जिसका उद्देश्य क्या है, जो गरीब राष्ट्र होते हैं उन्हें टीका और वैक्सीन जो होते हैं वो प्रदान करना। इसे बनाया गया था वर्ष 2000 में और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ, जिनेवा में। इसमें जो सबसे बड़ा भागीदार संगठन है वो कौन सा है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से हिस्सेदार है, जैसे कि यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसमें आप IBRD और IDA को भी देख सकते हैं। इसके अलावा डोनर, कंट्री गवर्नमेंट्स, रिसर्च एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर जो पार्टनर्स होते हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, सिविल सोसाइटीज़ और जो इम्प्लीमेंट वाले कंट्री होते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948। इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। और यूनिसेफ इसे बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। इसकी स्थापना 1946 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है इनलैंड वाटरवेज के बारे में। हुआ क्या है, दरअसल कल एक MOU साइन किया गया है इंडिया वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और MOL के बीच में। किस लिए, ये जो नेशनल वाटरवे 1 है, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में जो LPG गैस है उसे पहुंचाने के लिए इस रास्ते, मतलब कि जो नेशनल वाटरवे 1 और वाटरवे 2 जो है उसके रास्ते ये जो LPG होते हैं, LPG गैस, उन्हें परिवहित करने के लिए या फिर यहाँ से एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए समझौता किया गया MOL के द्वारा और IWAI के बीच। अब बात करें, ये तो न्यूज हुआ, हम बात करते हैं इनलैंड वाटरवे हमारे यहाँ कितने हैं। देखिए नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के तहत टोटल ऑफिशियली 111 बनाए गए हैं, लेकिन अब तक जो संचालित किए जा रहे हैं वो 5 हैं। वाटरवे 1, 2, 3, 4, 5। 1 की बात करें तो वो है, पहले इलाहाबाद था, अब ये प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज से हल्दिया तक ये जाती है। यह कौन कौन से, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। तो ये जो गंगा नदी पर है, यानी गंगा नदी NH, ये जो है इनलैंड वाटरवे 1। इसके अलावा दूसरा जो है सदिया से धुबरी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तीसरा है कोल्लम से कोझिकोड। चौथा है काकीनाडा से पुडुचेरी, काकीनाडा से पुडुचेरी तक। पांचवा तलचर से धमरा, इसमें छोटे छोटे और भी जोड़े गए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट तलचर से धमरा। मैप में देखें तो आप देख सकते हैं नेशनल वाटरवे 1 को, ये गंगा नदी पर है, हल्दिया से इलाहाबाद अब प्रयागराज है जो 1620 किलोमीटर है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ये यहाँ तक है। इसके अलावा NH2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरा, ये देखिए सदिया और ये धुबरी। 3 की बात करें तो ये देखिए कोट्टम से कोल्लम तक जो कि पश्चिमी घाट में आता है। 4 काकीनाडा से पुडुचेरी, आप देख सकते हैं गोदावरी कृष्णा नदी पर है। इसके अलावा 5 जो है आप देख सकते हैं तलचर से धमरा तक। और छठा जो है बनाया जा रहा था लखीमपुर से भंगा तक। तो अभी जो 5 संचालित हैं इसमें, और टोटल नोटिफाई कर दिया गया 111 को।
बहुत सारी लिस्ट है, इसे याद रखना जरूरी अभी नहीं है, फिलहाल आप इसे देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है अभी। अब ये सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए जो कल गाइडलाइन जारी किया गया इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के द्वारा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं जो IT मिनिस्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया है, किसके लिए, सोशल मीडिया के लिए। तो इसमें क्या कहा गया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं वो एक अपॉइंट करेंगे किसको, ग्रीवांस मैकेनिज्म यानी कि शिकायत तंत्र को अपॉइंट करेंगे, ताकि अगर किसी को दिक्कत होता है या फिर किसी को परेशानी होती है तो इस तंत्र में वह कंप्लेन कर सकें। इसके अलावा एक और जो प्रावधान इसमें किया गया कि ये जो पोस्ट करते हैं, जैसे कि आप किसी फेसबुक, ट्विटर आदि पे पोस्ट करते हैं, जो प्रथम व्यक्ति होता है, वैसे शेयर और ट्वीट रीट्वीट काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन जो प्रथम व्यक्ति जिसने उसको पोस्ट किया है उसको बताने का ये जो प्रावधान किया है, यानी कि डिस्क्लोज किया जाए कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है जो कि सूचना को फैला रहा है। तो ये जो प्रावधान है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहला जो है शिकायत तंत्र बनाया जाएगा और दूसरा फर्स्ट ओरिजिनेटर को डिस्क्लोज किया जाएगा। इसके अलावा जो महिलाओं से संबंधित न्यूडिटी और जो मॉर्फिड पिक्चर होते हैं उसे 24 घंटे के अंदर हटाने की भी बात की गई है इस गाइडलाइन के अंदर। चलिए हम डिटेल से देखते हैं। जो IT मिनिस्टर के द्वारा सोशल मीडिया को जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो है इंटरमीडिएट यानी कि मध्यस्थता, और सेकंड है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, ये 2 हैं। तो पहला जो है ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि अभी जो इन दोनों का जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वह नंबर ऑफ़ यूजर्स यानी कितने यूजर्स यूज कर रहे हैं इसे, उसके आधार पर, जिसके लिए अभी जो नंबर है अभी नहीं बताया गया, कुछ दिनों बाद मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया। हम बात करें सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के बारे में, तो इसमें यह प्रावधान है कि एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि शिकायत को सुनने वाला एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो कि किसी भी कंप्लेंट को 24 घंटे के अंदर में क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। इसका जो ऑफिसर्स होगा वो एक इंडिया में निवास करना होना चाहिए, यानी कि जो है मान लीजिए ये फेसबुक है या ट्विटर है कोई भी, तो उसका एक ऑफिसर जो ग्रीवांस ऑफिसर होगा वो कहाँ होगा, इंडिया में होगा, ना कि वो न्यूयॉर्क या फिर कहीं और बैठा हो। तो वो कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में। इसके अलावा उसे मंथली अपने कौन कौन से सूचना या फिर कौन कौन से कंप्लेन पर कितनी कार्रवाई की है, इसे आप माह तौर पे यानी कि मासिक तौर पर आप इसे बताएंगे। किसका काम है, ये जो ग्रीवांस ऑफिस है उसका काम है। इसके अलावा एक चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर भी होगा, यानी कि ग्रीवांस ऑफिसर के अलावा एक चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर भी होगा, वह भी इंडिया में रहना चाहिए। इतना ही नहीं, जो नोडल एक ऑफिसर रहेगा, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, जो कि भारत में एजेंसी हो गए जैसे कि CBI, जो अन्य संगठन होते हैं उनसे क्या करेंगे, ये संपर्क करेंगे आदि। तो ये सब प्रावधान किए गए हैं किसमें, आपके सोशल मीडिया में। इसके अलावा अगर किसी महिला का जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं और जो न्यूडिटी से संबंधित जो अश्लीलता फैलाई जाती है उसको अगर कंप्लेन किया जाता है तो 24 आवर्स के अंदर में उसे हटाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अभी जो ये जो कानून बनाए जाएंगे इसमें भी 3 माह और समय लगेंगे। तो मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी आपके पास 3 माह है, तब तक आप ऐसा कीजिए कि जो प्लेटफॉर्म आपको प्रदान किया जा रहा है उस पर जो भी प्रावधान किए गए उसको आप तैयार कर लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया उपयोगकर्ता, यानी कि जैसे कि आप और हम वो स्वैच्छिक रूप से भी सत्यापन कर सकें, यानी कि वॉलंटरी वेरिफिकेशन करने का भी प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म की। तो IB मिनिस्टर ने क्या कहा है, ये जो OTT प्लेटफॉर्म होते हैं इसे 3 कैटेगरी में बांटा है। ये देखिए 13+, 16+ और A कैटेगरी यानी कि एडल्ट कैटेगरी। तो ये हो गया आपके सोशल मीडिया के पहले, और दूसरा हो गया OTT प्लेटफॉर्म को। इस OTT प्लेटफॉर्म पर भी एक शिकायत तंत्र प्रणाली बनाई जाएगी। इसके अलावा
इन OTT प्लेटफॉर्म पर एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी भी बनाई जाएगी, जिसका हेड कौन होगा? रिटायर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज या कोई एमिनेंट पर्सन। तो इन तीनों में से कोई भी इस बॉडी का अध्यक्ष हो सकता है। तो हमने पढ़ा अभी क्या क्या, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने सोशल मीडिया के बारे में जाना। तो इस पर क्या है? एक ग्रीवांस ऑफिसर होगा, इसके अलावा चीफ ऑफिसर होंगे। ये दोनों कहाँ रहेंगे? इंडिया में। इंडिया में जो कंप्लेन किया जाएगा वो 24 घंटे के अंदर में रजिस्टर किया जाएगा। इसके अलावा इन्हें जो भी आपने कंप्लेन सुलझाया है या फिर क्या आपने 1 माह के अंदर किया, उसे आप रिपोर्ट करेंगे मंत्रालय को। यानी कि आपको 24 यानी 30 दिन के अंदर में जो आपने जो भी काम किया है उसे क्या करना है? रिपोर्ट करना है। ये हुए सोशल मीडिया की बात। इसी में एक और प्रावधान है, जो महिलाओं संबंधित नग्नता आदि अश्लीलता फैलाई जाती है उसे आप 24 घंटे के अंदर में आप वहाँ से हटाएंगे। OTT प्लेटफॉर्म की बात करें, इसमें भी एक शिकायत मंत्र प्रणाली स्थापित किया जाएगा और एक बॉडी बनाई जाएगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा? या तो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का या फिर एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं। तो ये हुआ आपके सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन और OTT प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया पाक रिलेशन के बारे में। दरअसल कल जो दोनों देशों का DGMO होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, तो इन्होंने समझौता किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उसे फिर से संचालित किया जाएगा। इसके अलावा जो भी अन्य एग्रीमेंट है वो भी जो भी 24-25 फरवरी मिडनाइट है उससे लागू किए जाएंगे। यानी कि 24-25 फरवरी यानी कि कल रात से ये दोनों जो एग्रीमेंट किए गए हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वह फिर से लागू कर दिए जाएंगे। आपको पता है जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद दोनों देशों के बीच लगभग कानून ख़त्म कर दिए गए थे, जिस कारण से जो बातें आगे नहीं बढ़ रही थी। लेकिन कल दोनों देशों को DGMO के बीच में ये जो वार्ता हुई है उसके बाद फिर से सीज फायर जो एग्रीमेंट है, उसके अलावा जो अन्य समझौते हुए हैं, बहुत सारे समझौते इसमें होते हैं एग्रीमेंट में, तो उन सबको ये जो मिडनाइट है 24-25 फरवरी उससे लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट है बाथी मैट्रिक के बारे में। दरअसल आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? समुद्र सतह है। तो उसमें आप देख सकते हैं ये सब काफ़ी सारे तो इन सब के 3D मैपिंग के लिए ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस यानी कि इनको इस क्या करेगी? NRSC यानी कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र की सहायता से उसका एरियल पिक्चर बनाएगी। एरियल पिक्चर क्या होता है? ये देखिए, ये जो सतह की तस्वीरें होती है वो है एरियल पिक्चर। तो आप समझ गए, जो NRSC है उसकी सहायता से इनको इसके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप का जो सी है यानी कि समुद्र सतह, उसका एरियल मैपिंग किया जाएगा। और उस एरियल मैपिंग को क्या कहा है? बाथी मैट्रिक है। यानी ओशन जो समुद्री सतह है, ओशन फ्लोर, उसके तस्वीर को ये 3D किया, मतलब 3D में लिया जाएगा, उसे बाथी मैट्रिक कहते हैं। इतना ही नहीं, आप ये जो NRC है ये क्या है? पहले हम जानते हैं कि जो एरियल मैपिंग की जाती है समुद्र सतह की वो क्यों की जाती है, जो 3D मैपिंग की जाती है। दरअसल ये जो भारत का जो तट है, और आपको पता है कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया है और ये इंडोनेशिया है, ये काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है। आपको पता है जो 2003 में जो सुनामी आई थी 2003-4 में, तो किस कारण से? एक भूकंप के कारण आई थी। तो ये जो एरियल मैपिंग किया जा रहा है उसके तहत ये जो समुद्री सतह का मैपिंग किया जाएगा, ताकि पता चलेगा कि कहाँ पे दरारें हैं, कहाँ पे जो पर्वत जैसे आकार हैं वो क्या होते हैं। कि आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो प्लेट जो एक दूसरे के अंदर छेपित होती है, जिस कारण से भूकंप उत्पन्न होते हैं और वो क्या होते हैं? सुनामी को जन्म देती है। इसके अलावा कई सारे जैसे कि साइक्लोन वगैरह, इन सब कहाँ से उठ सकता है, तो इन सब की जानकारी के लिए ये मैपिंग किया जाता है। क्योंकि
आपको पता है सुनामी या साइक्लोन आती है तो बहुत कम समय में काफ़ी डिजास्टर पैदा कर देती है। इसी को रोकने के लिए या कम करने के लिए ये जो मैपिंग किया जा रहा है, यानी ये आपदा को कम करने के लिए यह एक तैयारी है। बात करें हम रिमोट NRSC, तो ये क्या है, एक इसरो के तहत ये हैदराबाद में स्थापित एक संगठन है। यह सिर्फ जैसे कि आप सैटेलाइट भेजते हैं इसरो के द्वारा तो मैपिंग किया जाता है जो भी, तो कंट्रोल सिस्टम कौन है, रिमोट सेंसिंग जो है NRSC ही है। ये कहाँ आपको हैदराबाद में है। इसके अलावा इनको इसकी बात करें यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन सर्विसेज, इसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। तो बताइए आप कि जो इसरो किस मंत्रालय के अधीन आता है, यह आपके प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है। याद रखिएगा, इसरो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है और इसरो के तहत कौन सा है, NRSC। हम अपने क्वेश्चन सेशन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एडवांस मार्केट कमिटमेंट किस क्षेत्र से संबंधित है। हमने अभी गावी को डिटेल से पढ़ा था और उसमें कोवैक्स आदि को भी देखा था, WHO, तो उसमें एक एडवांस मार्केट कमिटमेंट की बात की थी हमने। वह किस क्षेत्र से संबंधित है, वह स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा या वित्त, तो वह क्या है, स्वास्थ्य से। हमने पढ़ा था एडवांस मार्केट कमिटमेंट जिसके तहत जो टीके या दवाई बनाई जाती है तो वो गरीब राष्ट्रों को निःशुल्क या कम शुल्क पर प्रदान करने के लिए एडवांस मार्केट कमिटमेंट को किया जाता है। एक प्रतिबद्धता है कुछ देशों के बीच किया गया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में है। नेक्स्ट है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा OTT प्लेटफॉर्म को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, 3, 5, 6, 7। हमने भी पढ़ा था 3, कौन, 13+, 15+ और एडल्ट्स। तो ये जो कैटेगरी है 3 कैटेगरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। NRSC का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, हैदराबाद। और किसके अधीन है, इसरो। और इसरो किसके अधीन है, PMO। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, आपका ये जो PDF है इसको आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।